तो दोस्तों आज हम आपको चौथा पार्ट बताने वाले हैं। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं चतुर्थ पाठ है, ये हमारा पाठ रहेगा। इसके बारे में आपको हम आज पूरी डिटेल बताएंगे, सारा कुछ पाठ को समझेंगे अच्छे से, एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचा देना। तो सब कुछ शेयर करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा चौथा पाठ चल रहा है, कर्म गौरवम पाठ का नाम है। इससे पहले भी मैंने आपकी क्लास ली है, वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उनको आप जरूर देखें। लगातार क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, जो भी पाठ आपके बचे हुए हैं बहुत जल्द पूरे करवा दिए जाएंगे। उसके बाद मैं आपको ग्रामर की क्लास में लूंगा, तो निश्चिंत रहें, कहीं आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मित्रों। हमने इसमें आपको 5 श्लोक बता दिए हैं, बहुत ही मजेदार तरीका से, रोचक तरीका से आपको हमने समझाए। आज मैं आपको 6वें श्लोक से आगे पढ़ाऊंगा, यानी 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9 के आसपास मैं कोशिश करूंगा कि 3 या 4 श्लोक इस क्लास में आपके कवर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 6वां श्लोक। देखिए मित्रों, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारा ये 6वां श्लोक चलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 6वां श्लोक है। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में आगे हम जो भी हमारे स्टेप्स रहते हैं उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको हम पूरा श्लोक समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका वाचन कर लेते हैं। देखिए, कर्मणैव हि समसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। संपश्यन कर्तुमर्हसि, ये हमारे शब्द हैं। इसको किस तरह से छंद के हिसाब से बोलेंगे वो मैं आपको बोलकर बता रहा हूं। कर्मणैव हि समसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। आप भी साथ साथ में बोलने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा लगेगा। अब मित्रों मैंने आपको यहां पर बोलकर बताया, अब हम आगे की स्टेप में चलेंगे। अगली हमारी जो स्टेप है वो है पदच्छेद की, या फिर आप समझिए संधि विच्छेद की। जहां जहां पर पदों का विच्छेद हो सकता है, जहां संधि विच्छेद हो सकता है, वो मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगा। कैसे हो सकता है, कौन सी संधि होगी, वो सारी चीज आपको बताई जाएगी। देखिए सबसे पहला हमारा पद है, देखिए स्क्रीन पर देखते चलिए, मैं एक एक पद को बताऊंगा। कर्मणैव हि, कर्मणैव ये पहला पद है। यहां पर विच्छेद होगा, मैं नीचे लिखकर बता रहा हूं यहां पर क्या विच्छेद होगा। यहां होगा कर्मणा, कर्मणा और एव, इस तरह से हमारा विच्छेद होगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमारा ये विच्छेद होगा कर्मणा प्लस एव। अब यहां पर आप देखेंगे संधि, तो यहां संधि बताइए कौन सी होगी। यहां होगी, इधर आ है, इधर आगे आपका एच आ रहा है, तो एच आ रहा है, तो यहां पर आपकी संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि होकर के ए को आई बन जाएगा, ठीक है, जैसे सदैव बनता है। इस तरीका से यहां पर कर्मणैव बन जाएगा। ठीक, आगे है ही हमारा एक पद है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में समसिद्धिमा स्थिता, समसिद्धिमा स्थिता, यहां पर आप इसके 2 टुकड़े कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे? देखिए, पदों का विच्छेद करके ही अन्वय लिखा जाता है, इसलिए हम यहां पर जो पद विच्छेद के लायक है, जिसका विच्छेद हो सकता है, उसका हम विच्छेद करेंगे। तो यहां पर होगा समसिद्धिम, ऐसे सम सिद्धिम, समसिद्धिम, और एक है आस्थिता, आगे लिखेंगे आस्थिता, ऐसे समसिद्धिम आस्थिता। इस तरीका से हमारे यहां पर 2 पदों के ये अलग अलग पदों की स्थिति रहेगी विच्छेद करने के बाद में, और दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा पद बन जाता है, समसिद्धिम आस्थिता। हालांकि यहां पर कोई संधि कार्य नहीं हो रहा है, यहां पर वर्णों का संयोग होगा। में हमारा हलंत है, इसमें आ मिल जाएगा तो मास्थिता बन जाएगा।
समसिद्धिमा स्थिता। ऐसे आगे चलिए, आगे लिख रहा है जनकादयः। क्या लिख रहा है? जनकादयः। तो यहां पर आप अलग से टुकड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका यों की त्यों पद लिखा जा सकता है, जनकादयः। ठीक है, जनकादय। तो यहां पर जनक आदयः ऐसा भी कर सकते हैं, जनक और आदय है। ठीक है, जनक में आदय शब्द जोड़ के जनक आदय बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं जनक आदि, तो आदि से आदय बन जाएगा। जैसे देखो ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे ये जनक शब्द हो गया और जनक के बाद में आदय, आदयः, ऐसे आप बना सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसको पूरे को एक साथ ही लिखें, क्योंकि ये हमारा जो शब्द है इसका अर्थ आपका जनक आदि ज्ञानी लोग ऐसा अर्थ निकलेगा। आप अलग लिख भी सकते हो और साथ में भी लिख सकते हो, दोनों स्थिति आपकी बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनक आदयः ऐसे लिख सकते हो और आप ऐसे के ऐसे लिखना चाहें जनक आदयः तो भी लिख सकते हो, दोनों स्थिति आपकी ठीक है। विच्छेद करोगे तो हमने अभी बता दिया जनक आदयः ऐसा लिखना पड़ेगा। आगे चलो, आगे है लोक संग्रह मेवापि। यहां पर आपको करना पड़ेगा लोक संग्रहम एवापि। अब देखो यहां पर लोक संग्रहम एव और अपि ऐसा आप कर सकते हैं, मैं नीचे लिखकर बता रहा हूं कैसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे लोक संग्रहम। देखिए लोक संग्रहम, लोक संग्रहम, फिर एव, फिर अपि। इस तरीका से आप इसका विच्छेद करेंगे, लोक संग्रहम एव और अपि, ऐसा रहेगा ये। ठीक है ना। अब यहां पर आप जोड़ेंगे सबको तो लोक संग्रहम एवापि बन जाएगा आपका, क्योंकि यहां पर लोक संग्रहम में जो अनुस्वार लगाया वो मैं बनता है, वो ऐसे। ठीक है ना, मैं लिख दो आप, तो मैं में आप ए जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका लोक संग्रह ए। तो ए दिखने लग जाएगा मैं के ऊपर, जैसे कि आप शब्द में देख रहे हैं मैं। ठीक है, मैं दिख रहा है ना, तो मैं कहां से आया? एव का ए मैं में मिल गया इसलिए आया। और फिर एव और अपि में संधि कर दो आप, दीर्घ संधि, तो एवापि बन जाएगा। समझ गए बात को? एवापि ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब मैं मिटा रहा हूं इसको और अगला जो हमारा एक पद बचा हुआ है उसको समझा रहा हूं। उसमें क्या टुकड़ा हो सकता है, क्या उसमें विच्छेद हो सकता है। लिखा हुआ है संपश्यन कर्तुमर्हसि, समपश्यन कर्तुमर्हसि। यहां भी किया जा सकता है। इसमें आपके 3 शब्द अलग अलग होंगे, यानी 3 पद अलग अलग होंगे। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां से एक तो बनेगा सम पश्यन, ऐसे सम पश्यन, फिर है कर्तुम, कर्तुम, और एक रहेगा अर्हसि। मैं नीचे लिख के बता रहा हूं, अर्हसि, ऐसे। अब ये हमारे 3 पद हो गए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा संपश्यन कर्तुमर्हसि, ऐसे। तो संपश्यन और आगे है कर्तुम, यहां कोई संधि नहीं हो रही है, केवल हमने वर्णों का मेल किया है। इसके बाद में कर्तुम और अर्हसि, यहां भी कोई संधि नहीं होगी, यहां पर भी केवल वर्णों का संयोग किया जाएगा। लेकिन आप जब अन्वय लिखोगे तो अन्वय में आप इसी तरह अलग अलग लिखें। समझ गए बात? तो इस तरह से मित्रों मैंने आपको पदच्छेद बता दिए, कहां कहां पर पदों का विच्छेद हो सकता है। ठीक है, अब मैं इनको मिटा देता हूं, हमारा पदच्छेद वाला काम हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं अन्वय की तरफ। चलिए अब इसका हम अन्वय बताएंगे आपको। तो हमारा 6वां श्लोक है, अन्वय देखते हैं इसका अन्वय क्या होगा। अन्वय में आपको सबसे पहले लिखना होगा ही, 1 नंबर पे लिखेंगे ही। इसके बाद में जनकादयः, 2 नंबर पे लिखेंगे जनकादयः। ठीक है ना। इसके बाद में लिखेंगे कर्मणा, हमने यहां विच्छेद किया ना, वही विच्छेद आपको करना है, कर्मणा। और फिर एव, इसके बाद में कर्मणा के बाद में एव, तो आप पूरे शब्द को एक साथ ही लगा लो, कर्मणा, कर्मणैव लिखना है। लेकिन हमने आपको बता दिया कि जहां विच्छेद हो सकता है वहां विच्छेद करके ही अन्वय में लिखना।
समझ गए? तो यहां पर कर्मणा और एव अलग अलग लिखना है। इसके बाद में समसिद्धिम आस्थिता वाला शब्द लिखना। ये आप 4 नंबर पे लिखेंगे पूरे शब्द को। तो इसमें भी आपको हमने विच्छेद करके बताया था, समसिद्धिम और आस्थिता ऐसे अलग अलग लिखना। तो ऐसे हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो जाती है अन्वय की दृष्टि से। हो जाएगा, मैं आपको बोल के बता देता हूं। ही जनकादयः कर्मणा एव समसिद्धिम आस्थिता, ये पहली लाइन का अन्वय हुआ। इसके बाद में आगे चलिए, सेकंड पे लिखेंगे आप लोक संग्रहम। देखो यहां से लिखेंगे लोक संग्रहम, फिर लिखेंगे संपश्यन। तो यहां पर आप डाल सकते हैं 5 नंबर, इस पे डाल सकते हैं 6 नंबर। लोक संग्रहम संपश्यन, फिर लिखेंगे एवापि, यहां से लिखेंगे एवापि 7 नंबर पे। और इसके बाद में लिखेंगे कर्तुम अर्हसि, ये बचा हुआ है कर्तुम और अर्हसि, यहां पे आप 8 नंबर डालिए। और कर्तुम और अर्हसि दोनों पदों को अलग अलग करके लिखना है, कर्तुम अर्हसि। ऐसे हमारा कंप्लीट अन्वय हो जाता है। तो ये हमारे 8 नंबर के हिसाब से यहां पर हमारा अन्वय कंप्लीट हो जाता है 1 से, और 8 नंबर मैंने यहां दिए हैं। इनको आप जब क्रम से जमा दोगे तो आपके सामने एक बड़ा सा वाक्य बन जाएगा। उसी वाक्य को हम कहेंगे इस श्लोक का अन्वय। अब मैं पूरे को एक साथ बोल के बता रहा हूं और स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ भी दिखेगा। चलिए देखिए क्या अन्वय रहेगा। ही जनकादयः कर्मणा एव समसिद्धिम आस्थिता लोक संग्रहम संपश्यन एवापि कर्तुम अर्हसि। तो ये हमारा अन्वय हुआ फ्रेंड्स। अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। एक एक पद और एक एक शब्द को बता रहा हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं आगे। अब आगे हम बताएंगे आपको जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। चलिए तो अब अर्थ की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कर्मणा। क्या लिख रहा है? कर्मणा और एव, यह 2 पद है ना, कर्मणा एव लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ सुन लीजिए। कर्मणा एव का अर्थ है आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही। एव यानी ही होता है, एव यानी ही। कर्मणा का मतलब कर्म द्वारा। अब कैसे कर्म द्वारा? आसक्ति रहित कर्म द्वारा, कर्मणा का अर्थ हो गया, और एव यानी ही। तो एक साथ अर्थ हो जाएगा कर्मणैव का आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही। ठीक, आगे चलो। इसके बाद में लिखा ही पद का अर्थ होता है क्योंकि। ही का अर्थ होता है क्योंकि। क्या अर्थ होता है? क्योंकि। आगे लिखना है आपको, लिखा हुआ है समसिद्धिमास्थिता। क्या लिख रहा है? समसिद्धिमास्थिता। तो समसिद्धिम का अर्थ होता है परम सिद्धि को। समसिद्धिम यानी परम सिद्धि को। और आस्थिता का मतलब हुआ प्राप्त हुए हैं। क्या मतलब हुआ? परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसा अर्थ निकलेगा। समसिद्धिम यानी कि परम सिद्धि को, आस्थिता यानी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे चलो। जनकादयः, जनकादय का मतलब जनक आदि ज्ञानी पुरुष, जनक आदि ज्ञानी पुरुष। आगे चलो। लोक संग्रहम एवापि, लोक संग्रहम एवापि। तो लोक संग्रहम का मतलब क्या होता है? लोक संग्रहम का मतलब होगा लोक संग्रह को। किसको? लोक संग्रह को, ऐसा इसका अर्थ होगा। एवापि यानी ही, लोक संग्रह को हुई। ठीक है, ऐसा अर्थ निकलेगा। एवापि यानी ही, एवापि यानी लोक संग्रह को ही, अपि यानी भी होता है, एव यानी ही होता है। ठीक है, ऐसे आप देखिए। लोक संग्रहम एव और अपि अलग अलग बताए थे हमने आपको। तो एव यानी ही होता है, अपि यानी भी होता है। ठीक है ना, आगे चलो। संपश्यन कर्तुम अर्हसि, यहां पर 3 पद छुपे हुए हैं। तो पहला है यह संपश्यन।
संपश्यन का अर्थ होता है देखता हुआ। क्या होता है? देखता हुआ। संपश्यन यानी देखता हुआ। इसके बाद में है कर्तुम। कर्तुम यानी करने के लिए। कर्तुम यानी करने के लिए। फिर लिखा हुआ है अर्हसी। अर्हसी का अर्थ होता है योग्य हो। योग्य हो, ऐसा यहां पर अर्थ होगा। मैंने एक एक शब्द को समझा दिया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती यहां पर। अब चलिए हम आगे के स्टेप पे चलते हैं। आगे मैं इसका अर्थ समझाता हूं कि आखिर इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या निकलेगा। देखिए, हमने आपको बताया ही जनकादयः कर्मणा एव समसिद्धिम आस्थिता, अर्थात इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी पुरुष भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। किसको? परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए फिर लिखा ना, लोक संग्रम संपश्यन एवापि कर्तुम अर्हसि, अर्थात इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ तू भी कर्म करने के योग्य है। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, मैं बता रहा हूं। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने के ही योग्य है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बोलते हैं कि हे अर्जुन, देखिए जो जनकादि लोग थे उन्होंने भी कर्म किया था और उस कर्म के दम पर ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो परम सिद्धि को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए उस बात को भी समझो और लोक संग्रह को भी देखिए। लोक संग्रह को भी देख करके और उस बात को भी समझ करके तुम्हें सिर्फ कर्म ही करना चाहिए। तुम्हें कर्म करना चाहिए, तुम कम कर्म करने के योग्य हो, ऐसा उनको समझाते हैं। तो ये इसका अर्थ हो जाता है। चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, श्लोक नंबर 7। अब चलिए दोस्तों, यहां पर हम आपको बता रहे हैं श्लोक नंबर 7। तो 7 नंबर श्लोक पर चलते हैं। देखिए श्लोक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। देखिए इसको हम पढ़ते हैं, एक बार इसका उच्चारण करते हैं। सभी मेरे साथ में बोलना, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको। चलिए, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बहुत ही बढ़िया श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं अभी आपको बताया जाएगा। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं अभी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उच्चारण कर लिया है, आप भी इसको बोल करके देख लेंगे। तो इस तरह से आप इसको बोल के देख लेंगे आराम से। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो स्टेप रहता है वो रहता है पदच्छेद का। अब हम आपको आगे इनमें जितने भी पद हैं और उन पदों में जहां विच्छेद हो सकता है, सार्थक विच्छेद, उनको हम विच्छेद करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा पद लिखा हुआ है, देखिए यद्यदाचरति। यद्यदाचरति यहां पर आपको विच्छेद करना होगा। तो क्या होगा, चलिए मैं नीचे लिख के बता रहा हूं। सबसे पहला हमारा पद है, नीचे लिख रहा हूं, देखो यहां होगा यत, फिर लिखना होगा यत। यत यत आचरति। आचरति, ये देखिए हमारा पहला पद विच्छेद इस तरीका से होगा। जो पहला पद लिखा हुआ है, इस पहले पद का जो विच्छेद आप करोगे इस तरह से होगा। इसमें 3 शब्द आपके छुपे हुए हैं। एक तो लिखना होगा यत, फिर लिखना होगा यत, फिर लिखना होगा आचरति। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा जो पहला पद है इसका इस तरीका से विच्छेद होगा, यत, फिर आचरति। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया। बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, निश्चिंत रहें। कैसे हुआ है मैं आपको सारी बात यहां पर समझा रहा हूं। सबसे पहले यत लिखा हुआ है और फिर उसके बाद में भी यत लिखा हुआ है। अब यहां पर करना क्या है, देखिए पहला जो हमारा यत है, इस यत में तय जो है ये तय का बन जाएगा दय।
जस्त संधि के थ्रू। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, दे और ये को मिलाएंगे। जब आपको पता है दे और ये मिलता है तो इस तरीका का बनेगा आपका द्य, जैसे विद्यालय में बना तो द्य, दे और ये मिलेंगे तो द्य बन गया, तो बन गया यद्यो। ठीक है यहां तक। अब आगे है आपका यत में तय, इधर वाला तय, ये वाला तय है, और आगे आपका आचरती है। तो यहां पर भी आपका तय जो है वो दय में बदल जाएगा जस्त संधि होकर के। किसमें? जस्त संधि कार्य होगा। जैसे यहां पर बन जाएगा आपका जगत धन ईश होता है तो जगदीश बनता है ना, इसी तरह तय का दय यहां हो जाएगा। जैसे ही तय का दय होगा फिर दय में आपका आ मिल जाएगा तो बन जाएगा दा। तो यहां लिखा मिलेगा यदा। क्या मिलेगा? यदा, ऐसा मिलेगा आपको। और यहां मिल जाएगा आपका दय और ये मिलके यद्य, तो यद्यदाचरति बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? यद्यदाचरति, तो ऐसे आपका ये बन जाता है। आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्त जितने भी है सबको शेयर करो यार, उनको भी तो मिलना चाहिए ना फायदा। आगे चलो, अब मैं नीचे के शब्द को मिटा देता हूं। ये मैंने क्लियर कर दिया है, आपको समझा दिया है। एक पद हमारा कंप्लीट हो जाता है पहला। अब चलते हैं अगले पद की तरफ। अगला पद है श्रेष्ठ तत्तदे तत्तदे बेतरो जन है। यहां पर भी विच्छेद होगा हमारा, तत् तत् एव इतर जनः। कैसे होगा मैं यहां नीचे लिख के बता देता हूं आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक तो हो जाएगा श्रेष्ठ है, तो यहां यूं की तो लिख जाएगा श्रेष्ठ है, ये हो गया श्रेष्ठ है। ठीक है, अब जो विसर्ग है इस विसर्ग का आपका से बन जाता है, इसलिए आपको श्रेष्ठस लिखा हुआ है। ठीक है ना? अब आगे लिखा हुआ है तत्, एक तत् हो गया, इसके बाद में ये डबल त है ना, फिर लिखा हुआ है तत्, फिर तत् हो गया, इसके बाद में लिखा हुआ एव, फिर लिखा एव इतर, एव, और फिर लिखा है इतर, इतर है, विसर्ग भी है इसमें, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो सकती है। तो यहां पर देखिए हमारा जो ये वाला पद है, ये श्रेष्ठस्तदेवे तरो, इसमें आपके इतने सारे शब्द छुपे हुए हैं। ये देखिए पूरे के पूरे शब्द इसी में से निकले हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने श्रेष्ठ है, फिर लिखा तत्, फिर लिखा तत्, फिर लिखा एव, फिर लिखा इतर है, इतर है। ठीक है, रे का विसर्ग जो है आपका, विसर्ग जो है इस विसर्ग का ओ बन जाएगा विसर्ग संधि के नियम से। ठीक है ना? तो आप इतरो बना लेंगे, लेकिन जब विच्छेद करेंगे तो इतर है लिखना है, इतर है। अब देखो कैसे कैसे हुआ है। यहां पर देखिए सबसे पहले श्रेष्ठ है और तत् लिखा हुआ है, यहां पर विसर्ग संधि करते ही विसर्ग का आपका से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, आगे आपका तत् और तत् लिखा हुआ है, तत् धन तत् लिखा हुआ है। यहां पर आपको करना क्या है, आधा तय है और आगे आपका पूरा तय है, दोनों को मिलाएंगे तो आपका ये तय बन जाएगा इस तरीका से। ऐसे तो लिखते हैं हम, ऐसे बन जाएगा, और ऐसे आपका यहां लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आगे चलो, आगे है तत् धन एव, तो यहां पर आपकी जस्त संधि हो जाएगी, और जस्त संधि में तय के स्थान पर द हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे आपको दिखने लगेगा द, तय का बन जाएगा द, और द में देखेगा ए, तो यहां देखेगा दे। क्लियर? आगे चलो, एव धन इतर, एव धन इतर में आपको ए के बाद में ई आ रहा है तो गुण संधि हो जाएगी, तो बन जाएगा ए बेतरह, वे तरह, ऐसा दिखेगा, क्योंकि वे में ए आपका ई के स्थान पर ए हो जाएगा, ए और ई के स्थान पर ए हो जाएगा ना, गुण संधि में एकादेश हो जाएगा। तो ऐसे करके यहां देखिए कितना सारा काम हुआ है, अच्छे से समझ लेना। श्रेष्ठ में विसर्ग जो है ये विसर्ग बन जाएगा से, तत् धन तत् में तय और तय मिल जाएंगे। इसके बाद में तत् धन एव में आपकी जस्त संधि हो जाएगी, एव धन इतर में आपके गुण संधि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी समझिए, इसमें जो हमारे टीचर्स आती हैं वो भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी इससे बहुत सहायता मिलेगी, और बच्चे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए बना रहा हूं मैं, आपको बहुत ही सरल करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अगली लाइन की तरफ चलते हैं। तो यहां हमारे देखिए ये पहला पद कंप्लीट हो जाता है, ये वाला पद हो जाता है, इसके बाद में जन है, तो यहां कोई अलग से विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो रहेगा। आगे चलो, फिर है से, क्योंकि तो रह जाएगा। यत प्रमाणम,
यत प्रमाणम को भी अलग से लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, यत और प्रमाणम अलग अलग कर दो आप, ठीक है, इसमें कोई खास बात है नहीं। यत अलग कर दीजिए और प्रमाण अलग कर दीजिए, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यत अलग लिख दो और प्रमाण लिख दो। आगे है कुरुते, कुरुते यों की तो ही आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो लास्ट पद है यहां पर आपको लिखना होगा अलग अलग करके। लोकस तदनुवर्तते कैसे लिखेंगे, अब मैं नीचे लिख के बता रहा हूं, यहीं पर देखिए कैसे लिखेंगे लास्ट वाले पद को। तो सबसे पहले लिखेंगे लोक है, देखिए लोक है, ऐसे लिखेंगे, विसर्ग लगा देंगे, लोक है, एक पद बन गया। इसके बाद में इसमें लिखेंगे हम यहां से तद, क्या लिखेंगे, तत् लिख लो या तो आप तत्, और फिर लिखेंगे आगे अनुवर्तते, अनुवर्तते, ऐसे ये हमारा पदच्छेद होगा इस तरीका से, लोक है तत् अनुवर्तते। अब यहां देखिए आप, लोक है और तत् है, तो यहां जो विसर्ग दिख रहा है ये विसर्ग बनेगा आपका, विसर्ग के स्थान पर बनेगा से, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका से दिखने लग गया। इसके बाद में तत् और अनुवर्तते है, तत् और अनुवर्तते में आपका तय जो है वो दय में बदल जाएगा जस्त संधि से, तो आपका तय बन जाएगा दय, तो आपको यहां दिखेगा दय, और अनुवर्तते आपको जोड़ना है तो बन जाएगा तदनु, दनुवर्तते बन जाएगा, दनुवर्तते। इस तरीका से यहां पर आपको मैंने सारे पदों का विच्छेद करके समझा दिया है, कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है मित्रों, क्लियर, बहुत अच्छा है, ठीक है ना, अच्छे से मेहनत करिए आप, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चलना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और वीडियो अच्छा था तो लाइक करना यार, और कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं आपको, हम आपके साथ हैं, इसलिए डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, देखिए इसका क्या अन्वय होगा, चलिए नंबर के हिसाब से मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको लिखना होगा श्रेष्ठ है, एक नंबर पे श्रेष्ठ है। इसके बाद में लिखना होगा यत यत आचरति, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा पद लिखना है 2 नंबर पे। लेकिन हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो भी मैंने बताया है विच्छेद करके वो ही आपको लिखना है, विच्छेद रूप में आपको लिखना होगा, ठीक है, जैसे बताया था यत आचरति, तो यहां पर जो हमारा पहला पद है यद ददाचरति, इसको 3 जगह मैंने अलग अलग टुकड़े करके बताए थे, वैसे ही आपको अन्वय में लिखना होगा, क्लियर। आगे चलो, आगे हो गया हमारा, देखिए यहां तक। इसके बाद में आपको लिखना होगा तत्, यहां से तत् फिर लिखना होगा एव इतर है, तत् एव इतर है, तो यहां हो गया तत् फिर तत् एव इतर, तो इसका मतलब है कि ये पूरा शब्द एक साथ आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे आप 3 नंबर, तो यहां पर 3 नंबर पे आपको लिखना है, लेकिन इसमें आपके जो पद छुपे हुए हैं वो अलग अलग लिखने हैं, जैसे तत् एव इतरह ऐसे लिखना है, और फिर आपको लिखना जन है बाद में, तो आप जने को भी 3 नंबर में जोड़ लीजिए, ठीक है ना, ऐसे करके 3 नंबर पे आपको लिखने होंगे तत् एव इतरह जन है, ऐसे, क्लियर। तो ये हमारी पहली लाइन क्लियर हो जाती है। अब पहली लाइन में अन्वय कैसे हुआ मैं बोल के बता रहा हूं, श्रेष्ठ है यत यत आचरति तत् एव इतर है जन है, इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगली लाइन में देखिए आप, अगली लाइन में किस तरह से अन्वय होगा हमारा आगे। इसके बाद में लिखना होगा से, यो कि तो लिखेंगे आप, तो ये आपका 4 नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद में लिखना होगा यत प्रमाणम कुरुते, ये आपका पूरा आपको यत प्रमाणम कुरुते लिखना होगा, तो यहां लिखेंगे आप 5 नंबर, क्या लिखेंगे 5 नंबर, ठीक है। इसके बाद में लिखना होगा आपको लोकस तत् अनुवर्तते, तो ये वाला पूरा पद एक साथ आएगा, ये आप 6 नंबर डाल सकते हैं। कहने का मतलब है नीचे की जो लाइन है वो पूरी यों की तो ही आ जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ऐसे, लेकिन आपको पहले बता दिया कि जो पद लिखोगे वो अलग अलग लिखोगे आप पदों को, जैसे लोक लिख दिया, फिर तत् लिख दिया, फिर अनुवर्तते लिख दिया, जैसे हमने पदच्छेद बताया था ना वैसे के वैसे आपको लिखना होगा, तो एकदम सरल है इसका अन्वय, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब मैं पूरे अन्वय को एक साथ बोल के बता देता हूं और स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ भी दिखा देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए
अन्वय देखते हैं। सुनिए, मैं बोल के बता रहा हूं और नीचे लिखा हुआ भी दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए अन्वय हो जाएगा इसका। श्रेष्ठ है यत यत आचरति तत तत एव इतरः जनः सह यत प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। इस तरह से इसका अन्वय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अन्वय हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब अन्वय के बाद में हम आपको बताते हैं, इसमें जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का अर्थ बताता हूं मैं। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, अन्वय के बाद में अर्थ समझते हैं। तो देखिए अर्थ देखते हैं। सबसे पहला हमारा ये वाला पद है, इसमें आपको हमने बताया था यत यत और एक है आचरति। ठीक है ना, यत यत आचरति, मैंने 3 ऐसे शब्द बताए थे। तो यत का मतलब होता है फ्रेंड्स जो। क्या अर्थ होता है? जो। तो यत 2 बार है तो अर्थ हो जाएगा यत यत, यानी जो जो। फिर है आचरति। आचरति का मतलब आचरण करता है या व्यवहार करता है, ऐसा अर्थ होगा इसका। ठीक है ना, आचरण करता है या व्यवहार करता है। क्लियर? तो ये पहला पद हमारा क्लियर हो जाता है। यत यत यानी जो जो, आचरति यानी आचरण करता है। आगे चलो, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ आप जानते ही हैं, श्रेष्ठ, आदर्श, अच्छा। तो ऐसे यहां श्रेष्ठ हो गया। श्रेष्ठ के बाद में है तत् तत्। 2 बार हमने बताए थे तत् तत्। तो तत् तत् का अर्थ यहां समझना है वह वह। ठीक है, या तत् तत् यानी वह वह। ऐसे आपको यहां पर अर्थ निकालना होगा। इसके बाद में है, यहां पर लिखा हुआ है एव यानी ही, और फिर लिखा है इतर। इतर यानी होता है आपका दूसरा या जन, अन्य जन समुदाय। इतर यानी दूसरा या अन्य। ठीक, एव यानी ही, इतर यानी दूसरा या अन्य। क्लियर है ना? और जन यानी मनुष्य या जन। ठीक है ना, आगे चलो। अब आगे है स यानी वह, यत प्रमाणम। फिर लिख रहा है यत प्रमाणम। यत यानी जो होता है, यत यानी जो, और प्रमाणम का मतलब प्रमाण। ठीक है ना, यत यानी जो और प्रमाणम यानी प्रमाण या फिर आदर्श मान सकते हैं। जो प्रमाण देते हैं या जो जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं वो आप समझ सकते हैं। इसके बाद में है कुरुते। कुरुते, कुरुते का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना या करना, या तो प्रस्तुत करते हैं या करते हैं, ऐसा अर्थ होगा इसका। इसके बाद में लोक है। लोक का मतलब क्या होता है? लोक, लोक, या फिर आप कह सकते हैं ये हमारा जो संसार है उसको हम कह सकते हैं लोक है, हम मतलब संपूर्ण संसार कह सकते हैं, पूरा जगत कह सकते हैं, ऐसे। इसके बाद में है तद अनुवर्तते। तत अनुवर्तते, तो तत् यानी उसका, यहां तत् यानी उसका। अनुवर्तते का मतलब अनुकरण करना या फिर अनुसरण करना होता है। या तो अनुकरण या फिर अनुसरण एक ही मतलब है। तो ऐसे करके बच्चों यहां पर मैंने जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ समझा दिया। अब आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। शब्दों के अर्थ के बाद में अनुवाद करेंगे तो यूं ही चुटकियों में अनुवाद हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, अब हमने अर्थ बता दिया है शब्दों का। अब मैं पूरे श्लोक का अर्थ समझा देता हूं कि इसका क्या अर्थ निकलेगा। चलिए अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। अन्वय जैसे किया उसी के आधार पर अर्थ निकलेगा। तो हमने लिखा था श्रेष्ठ यत यत आचरति, अर्थार्थ श्रेष्ठ या महापुरुष जो जो आचरण करता है। श्रेष्ठ का मतलब महापुरुष कह सकते हैं, अच्छा व्यक्ति कह सकते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति कह सकते हैं। तो श्रेष्ठ यत यत आचरति, अर्थात श्रेष्ठ या महापुरुष जैसा जैसा आचरण करता है। तत तत एव इतरः जनः, सामान्य व्यक्ति भी उसी प्रकार का आचरण करते हैं, अर्थात उसी का अनुकरण करते हैं। आगे लिखा है स यत प्रमाणम कुरुते, वह अपने अनुकरणीय कार्यों से जैसा आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण संसार उसका अनुकरण करता है। संपूर्ण संसार यानी लोकः तद अनुवर्तते, लोक यानी संसार उसका ही अनुकरण करता है।
ये इसका अर्थ होगा। एक बार पुनः अर्थ सुन लीजिए। इसका अर्थ है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि सुनो, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुकरण करते हैं। वह अपने अनुकरणीय कार्यों से जो अच्छा या आदर्श रूप प्रस्तुत करता है, संपूर्ण संसार उसका ही अनुसरण करता है, उसका ही अनुसरण करता है। यही इसका अर्थ है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरीका से मैंने आपको कंप्लीट ये श्लोक बता दिया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए मित्रों आगे चलते हैं। आगे हमारा है 8 नंबर का श्लोक। श्लोक नंबर 8 पर चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वाचन करते हैं, तो मेरे साथ आप भी बोलेंगे, मस्ती के साथ में बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वाचन। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम योषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। कितना सुंदर है। पुनः बोलिए। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम योषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। बहुत ही सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो जो हमारे स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए पूरे श्लोक को समझते हैं। तो पहला हमारा स्टेप पूरा हो जाता है। सबसे पहले हमने वाचन समझा दिया है। इस तरीका से आप इसको बोलेंगे मस्ती के साथ। ठीक, आगे चलो। आगे हम करेंगे इसके विच्छेद। अब इसमें जितने भी हमारे पद हैं उनमें विच्छेद करके बताएंगे। जहां जहां पर विच्छेद संभावित होगा वो मैं आपको विच्छेद बता दूंगा। सबसे पहला पद है ने, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल पद है। इसके बाद में बुद्धि भेदम, तो बुद्धि भेदम में आपको कोई अलग से विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा का पूरा पद यूं की तो ही रखना है। ठीक, आगे चलो। आगे है जनयेद ज्ञानम, तो जनयेद ज्ञानम यहां पर आपको विच्छेद करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे जनयेत धन अज्ञानम। मैं नीचे लिखकर बता रहा हूं, देखो इस वाले पद को मैं बता रहा हूं आपको विच्छेद करके, अच्छे से समझ लेना आप। यहां आएगा जनयेत, जनयेत धन अज्ञानम, जनयेत धन अज्ञानम, इस तरीका से आएगा। तो ये हमारा हो गया जनयेत धन अज्ञानम। ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर तय के बाद में ए आ रहा है ना, तो इस जगह जस्त संधि हो जाएगी। और जस्त संधि में वर्ण का तीसरा अक्षर होता है। तो यहां पर तय के स्थान पर ए बन, तय के स्थान पर दे बन जाएगा। जैसे जगत ईश में, जगदीश में आपका दे होता है तय को, तो यहां बन जाएगा जन ये तय की जगह दे, तो मिलाएंगे तब बन जाएगा जन ये ज्ञानम। इस तरह से आपका ये रूप बन जाएगा। ठीक है ना। आगे चलो। आगे हमारा इसमें जो पद है वो है कर्म संगिनाम। क्या है? कर्म संगिनाम। यहां पर आपको विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस पद को यूं ही लिख सकते हैं, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी रूप में लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना। कर्म संगिनाम। क्लियर? तो हमारी पहली लाइन क्लियर हो जाती है। ठीक है। केवल एक ही पद है जहां पर आपको आवश्यकता पड़ रही है, ये वाला पद है। इसमें आपको हमने विच्छेद बता दिया है और नीचे मैंने लिख भी दिया है। इसको मैं मिटा रहा हूं अब। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलो। अब अगली लाइन में चलते हैं। हमारा जो पद है जोशयेत सर्व कर्माणि, जोशयेत सर्व कर्माणि, यहां पर आप अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो यहां पर आप लिखेंगे जोशयेत धन सर्व कर्माणि। देखो लिख के बता देता हूं आपको। यहां पर वैसे कुछ इसमें संधि आदि कार्य होगा नहीं। जोशयेत और आगे होगा सर्व कर्माणि। ठीक है, ऐसे इस तरीका से आप लिखेंगे जोशयेत सर्व कर्माणि। बस
यहां पर कोई संधि आदि कार्य नहीं होगा, यहां पर आप सीधा इसको मिला देंगे, समझ गए ना, यहां पर वर्ण संयोग कर देंगे और जैसे वर्ण संयोग करेंगे तो ये वाला पद बन जाएगा जोशयेत सर्वकर्माणि। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर विच्छेद हो ही नहीं रहा है आपका, केवल आपको इस तरीका से अलग अलग दिखा देना है, संधि आदि कार्य नहीं हो रहा। ठीक, मिटा देता हूं और आगे जो हमारा पद है उस पद को भी समझ लेते हैं। ऐसे करके आपको एक एक पद समझ में आ जाएगा, जो भी बात विशेष होगी वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये पद हमारा क्लियर हो जाता है। अब है विद्वान युक्त है, विद्वान युक्त है, यहां पर भी आप अलग अलग कर सकते हैं, विद्वान और युक्त है अलग अलग लिख दो, इसमें कोई संधि आदि कार्य नहीं है, यहां सिर्फ वर्ण संयोग होगा। एक तरफ विद्वान और आगे है युक्त है, दोनों को मिलाओगे तो इस तरह से दिखेगा, विद्वान युक्त है। ठीक है ना। आगे है समाचरण, क्या है, समाचरण, इसको भी पूरे को एक साथ लिखना है, समाचरण पूरा पद एक साथ आएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पूरे श्लोक में केवल एक ही हमारा ऐसा शब्द है जहां पर आपको संधि आदि कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो मैंने यहां पर आपको लिख दिया है गोल सर्किल में, ये देखो, जनयेद, जनयेद ज्ञानाम। ठीक है ना। इस तरीका से आपको हमने यहां पर विच्छेद बता दिया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे मैंने विच्छेद बताया, इसके बाद में अन्वय बताता हूं। अब कैसे अन्वय करना होगा, अन्वय में इसी में नंबर डाल के बता दूंगा आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अन्वय जो लिखना होगा वो लिखना होगा विद्वान शब्द से स्टार्ट करना होगा, विद्वान। ठीक है, विद्वान। अब कैसे विद्वान है, तो इसके आगे आपको लिखना होगा कर्म संगीनाम, दूसरा शब्द लिखना है कर्म संगीनाम, विद्वान कर्म संगीनाम। ठीक है, इसके बाद में लिखना होगा अज्ञानाम, यहां से अज्ञानाम, मैंने आपको टुकड़े करके बताए थे ना, 3 नंबर पे लिखेंगे अज्ञानाम और फिर आगे लिखेंगे बुद्धि भेदम, यह 4 नंबर पे बुद्धि भेदम और फिर लिखेंगे आप ने को आप 5 नंबर पे लिखें, बुद्धि भेदम ने जनयेत, फिर लिखेंगे जनयेत, यह आपको 6 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके एक से और हमारे ये 6 नंबर हो जाते हैं, एक साथ बोलेंगे तो बन जाएगा विद्वान कर्म संगीनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम ने जनयेत, इस तरीका से बन जाएगा आपका। ठीक है ना। आगे चलो, आगे क्या लिखेंगे फिर, इसके बाद में लिखना है युक्त है, ये वाला, इसको आप लिखेंगे यहां 7 नंबर डाल के, युक्त है। ठीक है ना। इसके बाद में सर्व कर्माणि, यहां से लिखेंगे सर्व कर्माणि, इस पे आप 8 नंबर डाल लीजिए। सर्व कर्माणि के बाद में लिखना है समाचरण, 9 नंबर, और बचा हुआ लास्ट में जोशयेत आपका 10 नंबर पे आ जाएगा। ऐसे हमारा अन्वय हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। मैंने नंबर करके बता दिए, 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक आप क्रम से जोड़ दीजिए, एक लंबा सा वाक्य बना लो, वही हमारा अन्वय हो जाएगा। अब मैं बोल के बता रहा हूं और नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ भी दिखा रहा हूं, चलिए देखिए। विद्वान कर्म संगीनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत, युक्तः सर्व कर्माणि समाचरण योषयेत, ये हमारा अन्वय पूरा हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अन्वय के बाद में हम आपको बताते हैं इसमें जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ। तो चलिए अर्थ की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पद है ने, ने यानी नहीं होता है। क्या होता है, ने यानी नहीं। इसके बाद में है आपका बुद्धि भेदम, क्या है, बुद्धि भेदम। तो बुद्धि भेदम का अर्थ होता है भ्रम को, क्या होता है, भ्रम। बुद्धि भेदम यानी भ्रम को, समझ गए बात को, या फिर अश्रद्धा, बुद्धि में भ्रम या अश्रद्धा, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो आप तो ये मानिए कि बुद्धि भेदम का अर्थ होता है भ्रम को। क्या अर्थ होगा, भ्रम को। आगे है लिखा हुआ है जनयेत, क्या लिखा है, जनयेत। जनयेत का मतलब उत्पन्न करें, क्या होगा, उत्पन्न करें। जनयेत यानी उत्पन्न करें, जन धातु का अर्थ उत्पन्न करना होता है। तो जनयेत यानी उत्पन्न करें। फिर लिखा हुआ अज्ञानाम, अज्ञानाम का मतलब अज्ञानियों के,
क्या अर्थ होगा? अज्ञानियों के। क्लियर? इसके बाद में लिखा हुआ है कर्म संगी नाम। कर्म संगी नाम, इसका मतलब हो जाएगा कर्म समाहित चित्त वाले। कर्म समाहित चित्त वाले, ऐसा इसका अर्थ होगा। क्या होगा? कर्म समाहित चित्त वाले, या फिर कर्मों में आसक्त वाले, जो कर्मों में आसक्त हैं, इस तरीका के लोग। ठीक, आगे चलो। आगे है योषयेत। योषयेत का मतलब सभी कर्मों को करवाएं, सभी कर्मों को करावें। फिर है सर्वकर्माणि। सर्वकर्माणि का मतलब उन अज्ञानियों के सभी कर्मों का, उन अज्ञानियों के सभी प्रकार के कर्मों का, ऐसा अर्थ है। इसके बाद में विद्वान युक्त है। विद्वान यानी विद्वान होता है, ज्ञानी, विज्ञ, ठीक है ना। और युक्त का मतलब होता है समाहित या चित्त बना हुआ वह विद्वान। ठीक है, समाहित चित्त बना हुआ वह विद्वान, ऐसा अर्थ निकालेंगे इसमें श्लोक में। युक्त का मतलब समाहित है उससे, ठीक है ना, जुड़ा हुआ है। और विद्वान यानी विद्वान या विज्ञ या प्राज्ञ, ठीक है ना, ज्ञानी। इसके बाद में है समाचरण। समाचरण का अर्थ हो जाएगा आपका आचरण करता हुआ, ठीक है ना, आचरण करता हुआ, ये समाचरण का अर्थ होगा। तो ऐसे करके हमने आपको सभी शब्दों का अर्थ बता दिया है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं आगे, मैं पूरे श्लोक का अर्थ समझाता हूं आपको कि इसका क्या अर्थ होगा। चलिए सुनिए इसका अर्थ। हमने अन्वय बताया, विद्वान कर्म संगी नाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के उस स्वरूप में स्थित हुआ अज्ञानियों के सभी कर्मों को अच्छी प्रकार से करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करवावे। ये इसका मतलब है। दोबारा से सुन सकते हैं। यहां पर कहने का मतलब यह है, यहां पर भगवान उसको अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम या फिर अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करे। यानी जो अज्ञानी लोग हैं उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा नहीं करें, अश्रद्धा पैदा नहीं करें, अपितु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ, जैसे हम परमात्मा के स्वरूप में स्थित हैं उसी तरीका से अज्ञानियों के सभी कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करवावें। यही इसका अर्थ है। इस तरीका से यहां पर समझाया गया है। तो यहां आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक बात को अच्छे से क्लियर करके बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में सिर्फ हम एक श्लोक और बताएंगे, बस उसके बाद में हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में बचे हुए जितने भी श्लोक हैं उनको मैं अगली क्लास में एक साथ बता दूंगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा 9वां श्लोक है। श्लोक नंबर 9 हम समझते हैं। सबसे पहले हम वाचन करेंगे। मेरे साथ आप भी बोलें और मैं भी बोलूंगा। आराम से मस्ती के साथ में बोलिए, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो बोलिए, यदृच्छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कितना बढ़िया श्लोक है। आप आराम से बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा। दोबारा बोलो, बोलिए बोलिए। यदृच्छालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलते रहिए आप, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और मजा भी आएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। हमने वाचन बता दिया, अब पदच्छेद करेंगे।
इसमें जितने भी पद हैं जहां पर टुकड़ा हो सकता है पद का वो मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको जो हमारा श्लोक है इसमें जहां पर पदच्छेद होगा सार्थक, ठीक है, अर्थ के हिसाब से जहां पर पदच्छेद हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, सबसे पहला हमारा पद है यदृच्छालाभ संतुष्टो। यदृच्छालाभ संतुष्टो, आप इस पद को यूं की तो लिखिए, ठीक है ना। यहां पर आप पूरा लिख दीजिए। यहां पर जो ओ दिख रहा है इसको आप विसर्ग बना लीजिए बस। यहां जो ओ दिखाई दे रहा है ना, ये इसको आप विसर्ग में चेंज कर दो। यदृच्छालाभ संतुष्टो, ये हमारा एक पूरा शब्द है, इसका एक अलग ही अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। इसके बाद में आगे है हमारा, देखिए अगला हमारा है दूसरा पद, देखो द्वंद्वातीतो। यहां भी द्वंद्वातीत लिखना है, यहां भी ओ की जगह विसर्ग कर देना है, ठीक है ना। अलग अलग करने से क्या है, थोड़ा अर्थ नहीं बैठ पाएगा। वैसे द्वंद्व और अतीत दोनों को यहां पर जोड़ा गया है, ठीक है ना। इसमें आपकी दीर्घ संधि करके द्वंद्वातीत बना लिया है। आगे है विमत्सरः है। विमत्सरः आपका एक ही पद है पूरा का पूरा, तो इस पहली लाइन में कहीं पर भी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी जहां पर हम संधि आदि कार्य करें, ठीक है ना। ऐसे आगे चलो, समय है, यों कि तो आएगा समय है। इसके बाद में सिद्धावसिद्धौ। सिद्धावसिद्धौ, यहां पर आपको करना होगा, यहां पर आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब क्या करेंगे संधि विच्छेद, मैं आपको बता रहा हूं करके, नीचे लिख के बता देता हूं। यहां संधि विच्छेद क्या होगा, यहां होगा सिद्धौ धन असिद्धौ। नीचे लिख देता हूं इसी के, सिद्धौ। देखो संधि विच्छेद क्या होगा, सिद्धौ धन ए सिद्धौ, ये इसका संधि विच्छेद होगा फ्रेंड्स, इस वाले का सिद्धावसिद्धौ का। अब कैसे हुआ चलो समझो इसको। यहां पर सिद्धौ धन असिद्धौ है, यहां पर क्या होगा, देखो औ आ रहा है, तो औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आव आदेश। आव आदेश कहां पर होता है आपको पता होगा। आव आदेश कहां होता है बताइए। आव आदेश होता है अयादि संधि में। क्या होता है, अयादि संधि के अंदर। जैसे नयनम बनता है, पौधन अके पावक बनता है, इस तरीका से। तो यहां पर औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। जैसे आव होगा तो यहां पर जोड़ेंगे तो बनेगा सिद्धाव। क्या बनेगा, सिद्धाव। अब वे आधा है तो वे आधे में आपका ए सिद्धौ का ए मिल जाएगा, तो बन जाएगा सिद्धावसिद्धौ। कुल मिला के यहां पर आपकी अयादि संधि हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप पदच्छेद लिख लेंगे या संधि विच्छेद लिख लेंगे, सिद्धौ धन असिद्धौ, ठीक है ना। मिटा रहा हूं मैं इसको। अब ये हमारा पद हो गया जहां पर आपको संधि विच्छेद की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर हमारा अयादि संधि का ये पद बन गया है। ऐसे आगे है च। इसके बाद में कृत्वापि। कृत्वापि, यहां पे आप लिख सकते हैं कृत्वा धन अपि, ठीक है ना। कृत्वा लिख सकते हैं और अपि अलग लिख सकते हैं, ऐसे कृत्वा धन अपि। ये हमारे दो पद हैं, यहां पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कृत्वा धन अपि, यहां दीर्घ संधि हो जाती है, ठीक है ना। आगे चलो, आगे हमारा देखिए यहां पर देखो च हो गया, कृत्वा हो गया। च यानी और होता है, कृत्वापि हो ही गया आपका। ने का अलग से पद है आपका, निबध्यते, ये भी आपका अलग पद है। तो कुल मिलाकर के यहां केवल ये ही हमारा एक ऐसा पद है जहां पर हमें संधि विच्छेद की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी आप यूं की तो लिख सकते हैं, केवल जहां पर जैसे मान लो ओ हो रहा है तो उसको विसर्ग करना है, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर ही ओ हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपको हमने पदच्छेद बता दिए, संधि विच्छेद बता दिया कुल मिला के। अब इसके बाद में हम आपको अन्वय बता रहे हैं। इसका अन्वय सुन लो अच्छे से, देखिए इसी में नंबर डाल के मैं अन्वय बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये पहला पद दिख रहा है, इसको 1 नंबर पे लिख देना है, और द्वंद्वातीत 2 नंबर पे, विमत्सरः आपका 3 नंबर पे। कुल मिला के आप इसको पूरी लाइन को यूं की तो लिख सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। केवल यहां पर देखो जो पहला पद है यदृच्छालाभ संतुष्टो, यहां पर ओ की जगह विसर्ग बनाना है, यहां ओ की जगह विसर्ग बनाना है, यहां विसर्ग है ही, केवल ये करना है और पहली लाइन का अन्वय बन गया। कितना बढ़िया है, केवल यूं की तो लिखना है सीधा ही, ठीक है ना। इसके बाद में आगे क्या लिखेंगे, इसके बाद में आपको लिखना है सिद्धौ असिद्धौ, ये वाला पद लिखना है। फिर सिद्धौ असिद्धौ,
ये पूरी लाइन हो गई 1 नंबर पे, पूरी की पूरी लाइन 1 नंबर बन गई। इसके बाद में 2 नंबर पे लिखना है सिद्धौ असिद्धौ, अलग अलग करके लिखना है, सिद्धौ असिद्धौ, ठीक है। फिर लिखना है 3 नंबर पे चे, तो चे को भी शामिल कर लो इसमें 2 नंबर में, सिद्धौ असिद्धौ चे। फिर लिखना है 3 नंबर पे समय है, यहां 3 नंबर डालेंगे समय है, ठीक है। इसके बाद में लिखना है आपको समय के बाद में कृत्वापि, कृत्वापि, यहां 4 नंबर पे कृत्वापि, और फिर ने निबध्यते। कुल मिला के आपको 4 नंबर पे जो भी बच गया वो पूरा लिख देना है, कृत्वापि ने निबध्यते, ऐसे लिखना है आपको। तो ऐसे करके यहां केवल 4 ही नंबरों से हमारा पूरा अन्वय बन जाता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आपको बोल के बता रहा हूं और नीचे लिखा हुआ भी दिखा रहा हूं, सुनिए, देखिए आराम से। तो इसका अन्वय देखिए क्या होगा, अन्वय हो जाएगा यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, द्वंद्वातीत है, विमत्सरः, सिद्धौ असिद्धौ च, समय है, कृत्वापि निबध्यते। ये इसका अन्वय बन गया, ठीक है। बहुत सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अन्वय हो गया हमारा। अन्वय के बाद में इसमें जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद में पूरे श्लोक का अर्थ बता दूंगा। तो पहला हमारा शब्द है यदृच्छा लाभ संतुष्टो, इसका अर्थ हो जाएगा जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अर्थ हो जाएगा जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला। इसके बाद में है द्वंद्वातीतः, इसका अर्थ है सुख दुख लाभ हानि से जो परे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुख हो चाहे दुख हो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं द्वंद्वातीत, ठीक है ना। तो द्वंद्वातीत का अर्थ हो जाएगा सुख दुख लाभ हानि से जो दूर हो जाए, परे हो जाए। आगे है विमत्सरः, विमत्सरः का मतलब ईर्ष्या से मुक्त होना, ईर्ष्या जलन वाली जो भावना रहती है ना ईर्ष्या की, उस भावना से मुक्त हो जाना, उसको कहेंगे विमत्सरः, ठीक है ना। आगे चलो, आगे है समय है, समय का अर्थ होता है समान भाव वाला, जिसमें समान भाव की स्थिति रहती हो, चाहे दुख हो चाहे कुछ भी हो, समान भाव से रहने वाला। आगे है सिद्धौ और असिद्धौ, 2 पद हैं। तो सिद्धौ का मतलब सफलता में और असिद्धौ का मतलब असफलता में, ठीक है ना, ऐसे। आगे है चे, चे का मतलब और है, कृत्वापि, कृत्वापि, कृत्वापि का मतलब कर्म करते हुए भी, कर्म करते हुए भी, कृत्वापि, इसका अर्थ हो जाएगा। फिर है न यानी नहीं, फिर है निबध्यते, निबध्यते का मतलब कर्म बंधन में बंधता है, ठीक है, कर्म बंधन में बंधता है, और ने हमने बता ही दिया न यानी नहीं होता है। ऐसे करके बच्चों यहां पर मैंने पूरे शब्दों का अर्थ बता दिया है, अब कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आ सकती आपको, ठीक है ना। तो अर्थ हो गया शब्दों का। अब हम पूरे श्लोक का अर्थ आपको बता देते हैं, जिससे कि हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं आपको पूरे इस श्लोक का अर्थ समझा देता हूं। तो यहां पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ठीक है, अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन सुनो, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदैव संतुष्ट रहता है, अर्थात जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसमें ईर्ष्या भाव का अभाव हो गया है तथा जो हर्ष शोकादि द्वंद्वों से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि की इस व्यवस्था में समान भाव रखता हुआ कर्म का संपादन करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है, कर्म बंधन में नहीं बंधता है। ऐसा यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं। एक बार आप दोबारा भी इसका अर्थ सुन सकते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला, जिसमें ईर्ष्या भाव का अभाव हो गया है तथा जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है, इनसे दूर है, ऐसा व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि अर्थात
सफलता और असफलता में समान भाव रखता हुआ कर्म का संपादन करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बंधता है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त रहता है। इस तरह का यहां पर इसका अर्थ हो जाता है। इस तरह से ये हमारे 9वें श्लोक का अर्थ हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप बहुत अच्छे से समझें और रोचक तरीका से आपको समझ में आए और अच्छा लगे, मजे के साथ में आप इसको समझ सके। तो इस तरह से दोस्तों आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। इसमें मैंने आपको बहुत आसान तरीका से बताया है, अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यूं ही लगातार क्लासेज यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप सुन रहे हैं मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। यूं ही क्लास आपको मिलती रहेंगी, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके साथ हैं, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से अच्छे आपको मैटर मिले और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, इसलिए आपको जो भी दिक्कत है हमें कमेंट में जरूर लिखें। आपकी हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।